चलिए हम देखते हैं कि जो सेल डिवीजन होता है उसको कंट्रोल कौन करता है। इससे पहले हमने क्या देखा था, सेल डिवीजन पूरा देख लिया है, ठीक है। अब हम देखें जो सेल डिवीजन होता है उसको कंट्रोल कौन करता है, ठीक है। जो सेल डिवीजन को देखो, ये हमारा कौन सा है, एक सर्कल है। कौन सा सर्कल है, ये सेल डिवीजन वाला सर्कल है। सेल डिवीजन या फिर सेल साइकिल है ना, ये सेल साइकिल है पूरा, है ना। अब इसमें सेल डिवाइड हो रही है, और डिवाइड कैसे होती है वो मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, सेल की जो मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, मेटाबॉलिक रेट। मेटाबॉलिक रेट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जब मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज तो क्या होगी, सेल ग्रोथ कर जाएगी। जब ग्रोथ करने से फिर क्या होगा, जो न्यूक्लियस है हमारा, न्यूक्लियस का जो कंट्रोलिंग पावर है वो पूरी सेल पे क्या हो जाएगी, ढंग से नहीं हो जाएगी, नहीं हो पाएगी ना। न्यूक्लियस कांट कंट्रोल द होल एक्टिविटी ऑफ सेल, ठीक है। यानी कि फिर न्यूक्लियस है हमारा पूरी एक्टिविटी सेल को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, और जब पूरी एक्टिविटी को कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो सेल क्या होगी, डिवाइड होगी, ठीक है। पर डिवाइड होगी, डिवाइड होने को कुछ क्या होता है, कुछ इसको इस बीच में कंट्रोलिंग भी होती है। यानी कि इसको कंट्रोल कौन करता है, जैसे इस फेज से इस फेज में आई, इस फेज से इस फेज में आई, कब आएगी, कैसे आएगी, ठीक है। तो वो क्या होते हैं उसके कंट्रोल, कुछ प्रोटीन्स के द्वारा। वो कंट्रोल किसके द्वारा होता है, कुछ प्रोटीन्स के द्वारा कंट्रोल होता है, ठीक है। अब वो प्रोटीन्स कौन सी होती है, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे डायग्राम में, ए साइक्लिन प्रोटीन होती है ना। कौन सी प्रोटीन होती है, साइक्लिन प्रोटीन। साइकिल प्रोटीन होती है। साइकिल प्रोटीन कहती है, ये सेल साइकिल को कंट्रोल करती है। यानी कि अगर जो हमारी जो फेज है, यानी कि G1 फेज से एस फेज में अगर जाएगा, यानी कि जो सेल जाएगा तो उसके लिए कुछ क्या होंगे, चेक पॉइंट होंगे। यानी कि वहां से सेल चेक होकर जाएगी। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि गाड़ी पास होती है तो आपको रोड पे क्या मिलता है, टोल प्लाजा मिलता है। तो टोल प्लाजा पर क्या होता है, आपकी गाड़ी चेक होती है, यानी एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर को क्रॉस करती है तब। ठीक उसी तरीके से अगर हमारी ये सेल है G1 से, है ना, अगर G1 से कहाँ पे जाएगी, एस में जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, G1 में क्या होगा, यानी कि डिवीजन के लिए क्या हो जाएगी, प्रिपेयर होगी। यानी प्री फेज है, कैसी यानी कि प्रिपरेटरी फेज हम इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रिपरेटरी फेज, यानी कि प्रारंभिक अवस्था बोलेंगे। तो इसमें क्या होता है, यानी कि न्यूक्लियस का जो साइज है ना, साइज भी बढ़ जाएगा और साइटोप्लाज्म भी बढ़ जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसकी मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होगी। तो अब यहाँ से यहाँ जाएगी, तो यहाँ से कुछ चेक पॉइंट होंगे। ये चेक पॉइंट है इस जगह पे, तो यहाँ से चेक होके जाएगी। कुल मिला के ये है कि अगर ये विभाजन के लिए, यानी कि डिवीजन के लिए प्रिपेयर होगी तभी एस फेज में जाएगी, अदरवाइज ये कहाँ से चली जाएगी, G0 में चली जाती है। कहाँ पे चली जाती है, G0 फेज में यहाँ से चली जाती है। G0, कभी कभी इसको G0 या G0, है ना, इसको हम बोलते हैं क्वाशिएंट फेज, ठीक है। कुल मिला के अब ये G0 कब जाती है, जब यानी कि पूर्ण रूप से सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर नहीं होती, तब कहाँ चली जाती है, G0 में चली जाती है, G0 या फिर G0 में। ठीक इसी तरीके से अगर विभाजन के लिए यानी कि एकदम प्रिपेयर होती है, यानी कि पूर्ण रूप से जो सेल है हमारी वो डिवीजन के लिए तैयार है, जब तैयार है तो फिर क्या होगी, वो चेक होगी तैयार है भी या नहीं, है ना। तो अब उस चेक करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे एक चेक पॉइंट होता है। वो चेक पॉइंट क्या होता है, यानी कि G1 और S के फेज में होता है एक चेक पॉइंट, ठीक है। तो पहला चेक पॉइंट जब G1 और S के फेज में जो चेक पॉइंट होता है उसका नाम होता है G1 चेक पॉइंट। G1 चेक पॉइंट होता है, ठीक है। फिर हमारा दूसरा जो चेक पॉइंट होता है, अब यहाँ पे देखो मेरी M फेज है और एक G2 फेज है। तो यहाँ पर जो मेरा चेक पॉइंट होगा इसको मैं बोलूँगा G2
चेक पॉइंट। ठीक है, तो यानी कि 2 चेक पॉइंट होते हैं, यानी कि पूरे जो सेल साइकिल है उसमें चेक पॉइंट कितने हैं? 2 चेक पॉइंट है। एक चेक पॉइंट कहाँ है? एक चेक पॉइंट तो यानी कि एस फेज और G1 फेज के बीच में, दूसरा चेक पॉइंट G2 और M फेज, क्योंकि ये पूरी M फेज है और ये पूरी क्या है? ये G1 फेज है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का पूरा सर्कल मैंने आपको बता ही दिया है, जस्ट अभी बताया है। इसको क्या बोलते हैं हम? इंटरफेज बोलते हैं। और ये पूरा सिस्टम क्या है? M फेज या डिवीजन फेज या माइटोटिक फेज। इसी में आपकी डिफरेंट स्टेजेज होती हैं। इसमें क्या होता है? यानी कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है और न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। न्यूक्लियस का डिवीजन डिफरेंट स्टेजेज में होता है, वो मैंने आपको बता दिया जस्ट इससे पहले, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। ठीक है, तो अब ये सिस्टम होता है, यहाँ से चेक पॉइंट पे होकर जाएगी तो G1 चेक पॉइंट, तो G1 चेक पॉइंट पे क्या होगा? देखो देखो ये G1 चेक पॉइंट है। जैसे ही सेल यहाँ पे यानी कि कंप्लीट रूप से ग्रोथ कर लेगी, यानी कि डिवीजन के लिए प्रिपेयर हो जाएगी, तब ऐसे पास होगी तो G1 चेक पॉइंट से होती जाएगी। अब G1 चेक पॉइंट पे क्या होगा? कौन सा प्रोटीन होगा? साइक्लिन प्रोटीन। अब ये साइक्लिन प्रोटीन कहाँ बनता है? ये जब ये सेल प्रिपेयर हो रही होती है तब ये साइक्लिन प्रोटीन क्या हो जाता है? फॉर्म हो जाता है। इसका काम होता है, क्या काम होता है? सेल डिवीजन को कंट्रोल करना, है ना। तो हम यहाँ पे लिखते हैं टू कंट्रोल द सेल डिवीजन, टू कंट्रोल द सेल डिवीजन। ठीक है, सेल डिवीजन को कंट्रोल करना इसका काम होता है। ठीक है, किसका? साइक्लिन प्रोटीन का। अब ये काम कैसे करती है इसको हम देखते हैं। देखो साइक्लिन प्रोटीन कहाँ पे बनी? जब सेल हमारी ग्रोथ कर रही तब हमारी कौन सी प्रोटीन बनी? साइक्लिन। यानी कि पूर्ण रूप से सेल ग्रोथ कर गई, डिवीजन के लिए प्रिपेयर है। देन तब क्या हुआ? तब साइक्लिन प्रोटीन था, साइक्लिन प्रोटीन CDK यानी कि साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, यानी कि जो सेल जो होता है ना, यानी कि साइकिल होता है, उसको 2 कंट्रोल करते हैं, 2 फैक्टर, एक तो साइक्लिन प्रोटीन और ये CDK, है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि चलो इसको रफ कर दें। कंट्रोल फैक्टर्स ऑफ सेल साइकिल। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है साइक्लिन प्रोटीन, साइक्लिन प्रोटीन, और दूसरा मेरा होता है CDK। ये प्रोटीन है, ये एंजाइम है, इसका नाम है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। ठीक है, ये CDK इसके साथ मिलकर के काम करता है, यानी कि साइक्लिन प्रोटीन और CDK मिलकर के काम करता है। अब ये काम कैसे करता है अब हम देखते हैं, यानी कि एक एक चेक पॉइंट पे कौन कौन सी घटना होगी। ठीक है, तो G1 हम देखते हैं, G1 चेक पॉइंट। G1 चेक पॉइंट पे क्या हुआ? देखिए जो सेल जब ग्रोथ हो रही थी, तब क्या बना था हमारा? साइक्लिन प्रोटीन बना था। तो साइक्लिन प्रोटीन, ठीक है, साइक्लिन प्रोटीन बना था। फिर इस साइक्लिन प्रोटीन से क्या हुआ? ये क्या जुड़ गया? इससे CDK जुड़ गया। क्या जुड़ गया? CDK यानी साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। यानी कि जब इनएक्टिव फॉर्म में थी, है ना, कैसी फॉर्म में थी? इनएक्टिव में। जब भी इससे CDK जुड़ा तब ये एक्टिव फॉर्म होगी, यानी कि काम करना ये कब स्टार्ट करेगी? यानी कि ये चेक करना कब स्टार्ट करेगी? जब इससे CDK जुड़ जाएगा। अब CDK का काम क्या होगा? ये फॉस्फोराइलेट करेगा। CDK काम क्या होता है? टू फॉस्फोराइलेट्स ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट कैसे करेगा? ये जो CDK है, इस CDK ने जो सेल में क्या थी? ATP थी। ATP कैसे बनी? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो इस ATP से क्या हुआ? ये ATP इस CDK से जुड़ करके, ठीक है, और इसने एक फॉस्फेट लिया और एक इसमें कन्वर्ट होगी ATP ADP में। ठीक है, अब ये इसकी कौन सी फॉर्म बन गई है? ये एक्टिव फॉर्म बन गई इसकी।
कौन सी फॉर्म है? एक्टिव फॉर्म। यानी कि जो हमारा साइक्लिन प्रोटीन था, साइक्लिन प्रोटीन है ना, साइक्लिन प्रोटीन का क्या हुआ? फॉस्फोराइलेशन हुआ। फॉस्फोराइलेशन कैसे हुआ? ये इसमें साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज जुड़ा, तो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज ने सेल की जो एटीपी थी उससे एक फॉस्फेट अणु यानी कि स्वयं के साथ क्या हो गया? कंबाइन करके किसमें कन्वर्ट हो गया? ये एटीपी एटीपी में कन्वर्ट हो गया और ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स बन गया। ये क्या होगी? एक्टिव फॉर्म बन गई। ये क्या बन गई? एक्टिव फॉर्म बन गई। ठीक है, अब ये एक्टिव फॉर्म क्या करेगी? इसको चेक करेगी पिछली वाली सेल को कि ये एस फेज में जाने के लिए प्रिपेयर है या नहीं। अगर ये प्रिपेयर नहीं है देन तब इसमें क्या है? ये इस एस फेज में नहीं जाएगी, और नहीं जाएगी तब फिर कहाँ जाएगी? तब इस G0 फेज में चली जाएगी। ये एक तरीके से होती है सुसुप्त अवस्था होती है। ठीक है, इसमें यानी सेल डिवाइड नहीं होगी, है ना। अब ये सिस्टम हो जाएगा इसमें, जैसे इसमें चली जाएगी एस फेज में। फिर एस फेज में क्या होता है? आपको पता है कि एस फेज में जो डीएनए का क्या होता है? रेप्लिकेशन या फिर डुप्लीकेशन होता है। ठीक है, यानी कि डीएनए का अमाउंट बढ़ जाता है ना। अब जैसे ही यहाँ पे एस फेज में आ जाएगी तो एस फेज में फिर क्या होगा? डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, यानी कि सेल डिवीजन के लिए और अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी। ठीक है, यानी G2 फेज में जाने के लिए तैयार हो जाएगी। पर बशर्ते इसके बीच में, इस फेज से इस फेज के बीच में, यानी कि ये मेरी क्या है? एस फेज है, ये एस फेज। अब एस फेज से जो G2 के बीच में जाने के लिए यहाँ पर कोई भी क्या चेक पॉइंट नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे चेक पॉइंट क्यों नहीं है? अब फिर दोबारा से यहाँ पे चेक पॉइंट आ गया है ना। तो यहाँ पे चेक पॉइंट होने का रीजन ये है कि जैसे ही ये सेल यानी कि ये कॉम्प्लेक्स, ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स पास होगा किसकी तरफ? एस की तरफ। एंजाइम कॉम्प्लेक्स जैसे इधर से पास होगा, ठीक है, जब पास होते होते इसकी क्या होगी? जो साइक्लिन प्रोटीन होगी वो साइक्लिन प्रोटीन क्या हो जाएगी? साइक्लिन प्रोटीन हो जाएगी क्या? यानी कि डिस्ट्रॉय हो जाएगी, है ना। ऐसे इधर की मूव करेगी, ये पूरा कॉम्प्लेक्स इधर मूव कर रहा है, ये पूरा पलग। ठीक है, तो ये एस पे जाने के बाद फिर इधर से ऐसे करेगा, यानी इधर से ऐसे चलता जाएगा, ये एस से G2 की तरफ जाता जाएगा। तो इसकी जो साइक्लिन प्रोटीन है वो क्या हो जाएगी? G2 तक जाते जाते डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है, और जब ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो क्या यहाँ पे चेक पॉइंट बन पाएगा? चेक पॉइंट यहाँ पे नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि प्रोटीन प्लस एंजाइम दोनों मिलकर के चेक पॉइंट बना रहे हैं। ये पूरा कॉम्प्लेक्स बना रहा है चेक पॉइंट, न कि इसमें से एक ना तो साइक्लिन प्रोटीन बना रहा है और न कि CDK बना रहा है। ये पूरा कॉम्प्लेक्स प्लस फॉस्फेट, ये सभी चीज इसमें जुड़ी तब कॉम्प्लेक्स बन रहा है। अब इसमें से मान लिया एक इसमें से निकाल दिया जाए तो क्या ये चेक कर पाएगा? आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। तो यानी कि G1 से यानी कि एस के जो लास्ट फेज तक जाते जाते क्या हो जाता है? इसका जो प्रोटीन है, कौन सी प्रोटीन? साइक्लिन प्रोटीन है, वो क्या हो जाएगी? डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है, अब डिस्ट्रॉय होने के बावजूद ही यानी एस फेज और G2 फेज के बीच में कोई भी चेक पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है इसकी, है ना। तो साइक्लिन प्रोटीन प्लस CDK क्या हुआ? साइक्लिन प्रोटीन प्लस CDK क्या करेगा? टू फॉस्फोराइलेट द प्रोटीन। तो CDK जुड़ करके इसने फॉस्फोराइलेट किया। तो फॉस्फोराइलेट कैसे किया, है ना? टू फॉस्फोराइलेशन ऑफ प्रोटीन इट यूज द सेल ATP, है ना। क्या यूज करता है? देखो इसने सेल की ATP तो यूज किया है और इससे एक फॉस्फेट लेकर के ATP कन्वर्ट हुआ ADP में, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और इसने एक फॉस्फेट लिया यहाँ पे, है ना। तो अभी किस में बन जाएगा? ADP, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया है? इट यूज द सेल ATP, है ना। आफ्टर द फॉस्फोराइलेशन, आफ्टर द फॉस्फोराइलेशन after the phosphorylation ATP converts into ADP, है ना। ADP में कन्वर्ट हो जाएगी क्योंकि तेरा ट्राइफॉस्फेट यानी 3 फॉस्फेट थे और इसने यहाँ पे एक पूरा फॉस्फेट लेकर के ये ADP में कन्वर्ट हो गया, है ना। एंड फॉर्म प्रोटीन एंजाइम, प्रोटीन एंजाइम
कॉम्प्लेक्स। ये क्या बन गया हमारा प्रोटीन एंजाइम कॉम्प्लेक्स पूरा बन गया। ठीक है, ये प्रोटीन एंजाइम कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, इसको सेल को जो यानी कि इससे पहले जो सेल है जो इधर एस में आ रही है वो उसको चेक करने का काम करेगा। ठीक है, चलिए हमारा कौन सा था G1 चेक पॉइंट। अब हम देखते हैं G2 चेक पॉइंट। G2 चेक पॉइंट क्या होता है, यानी कि इधर कौन सी फेज है M, इधर कौन सी फेज है G2, तो हम क्या लिखेंगे, इट प्रेजेंट बिटवीन G2 एंड M फेज। M फेज का मतलब आपको पता है कौन सा, डिवीजन फेज और माइटोटिक फेज। कौन सा फेज, डिवीजन फेज या फिर माइटोटिक फेज। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, देखो जैसे ही सेल S से G2 में आती है, ठीक है, तो G2 में पूर्ण रूप से ग्रोथ करेगी, यानी यहाँ पे डीएनए का क्या हो जाएगा, यानी रेप्लिकेशन हुआ है। अब यहाँ से जो S में आ चुकी है सेल, S में आ चुकी है सेल, वो हमेशा 100 नहीं 101% G2 में जाएगी ही जाएगी, है ना। यहाँ से सेल अगर प्रिपेयर नहीं हो पाई है तो यहाँ रह जाएगी, पर S में अगर एंट्री सेल, S में एंट्री अगर सेल ने कर दी है तो G2 फेज में 100% जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे अगर वो प्रिपेयर नहीं है ना, तो वो यहाँ कुछ ऐसा बनेगा G0 जैसा, ऐसा यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे यानी 100% जाएगी ही जाएगी G2 में। कुल मिला के ये है कि अगर G1 से अगर S फेज में सेल ने एंट्री की है तो 100% हो गया, होनी डिवाइड होनी ही होनी है। ठीक है, अब ये G2 चेक पॉइंट पे आ गए, हम कहाँ पे आ गए, G2 चेक पॉइंट पे आए हुए। तो G2 चेक पॉइंट कहाँ है, इट प्रेजेंट बिटवीन द G2 एंड द M फेज। ठीक है, M फेज को हम बोलते हैं डिवीजन फेज और माइटोटिक फेज। इसमें डिवीजन कितने तरीके का होता है, जैसे मैंने इससे पहले बता दिया है इसी लेक्चर में। उसमें क्या होता है, यानी कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, यानी कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन और न्यूक्लियस का डिवीजन, इस फेज में यही चीज होती है ना। तो जब भी इससे इस फेज में ट्रांसफर करेगी, यानी कि सेल जब G2 फेज से M फेज में ट्रांसफर करेगी, तब ये इस वाले चेक पॉइंट से होकर जाएगी। कौन से वाले चेक पॉइंट से, G2 चेक पॉइंट से पास होकर जाएगी। अब G2 चेक पॉइंट पे क्या होगा, यहाँ पे भी क्या होगी, सेल में कौन सी प्रोटीन है, साइक्लिन। अब यहाँ M फेज में पास कर रही तो हम इसको क्या बोलेंगे, M साइक्लिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन, M साइक्लिन। M साइक्लिन प्रोटीन। ठीक उसी तरीके से इस पर क्या जुड़ेगा, CDK आपको बताइए कौन सा है, यानी कि साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एंजाइम। अब ये साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज का एंजाइम क्या है, जस्ट पहले की तरह जैसे अभी हमने G1 में बताया था, क्या बताया था कि फॉस्फोराइलेशन ऑफ द प्रोटीन। ये क्या करता है, प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट करेगा। फॉस्फोराइलेशन इसमें करेगा, इसमें क्या होगा, ATP होगी, यानी कि to phosphorylate the protein it use the ATP के पार्टिकल्स को ये यूज करेगा। ठीक है, अब इसने यहाँ पे ATP यूज किया, क्या किया, ATP, है ना, जैसे इससे जुड़ा ATP जुड़ गया यहाँ पे, है ना। तो मैं यहाँ दिखाई दे रहा हूँ, थोड़ा इसमें जगह नहीं है, इसने ATP यूज किया, जैसे कि मैंने ATP को यहाँ दिखाया,
ATP। अब यहाँ पे क्या था, इस ATP से ने एक फॉस्फेट लिया था, इसने इस ATP से 2 फॉस्फेट ले लिए। कितने फॉस्फेट ले लिए हैं? 2। तो ये क्या बन गया, इधर फॉस्फेट है, इधर भी फॉस्फेट है, ठीक है। तो इस ATP से 2 और बाकी जो बचा हुआ पार्ट किसमें बदल जाएगा, ATP फिर AMP यानी कि एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, क्योंकि ATP से अगर 2 निकल जाएंगे तो मोनो बनेगा, है ना, अगर 2 होते तो डाई होता है, ठीक है। तो बाकी जो पार्टिकल बनेगा वो क्या बनेगा, AMP बनेगा। क्या बनेगा, AMP। तो हम इसको ऐसे दिखाएं कि ATP AMP, ठीक है, यानी कि ATP है, ATP से क्या 2 फॉस्फेट ले लिए हैं फॉस्फोराइलेट करने के लिए, फिर बाद में बचा हुआ किसमें, AMP में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब देखो ये एक्टिव फॉर्म नहीं है, ये फॉर्म कैसी है, इनएक्टिव फॉर्म है, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख दूं इनएक्टिव फॉर्म है, इनएक्टिव फॉर्म। अब ये इनएक्टिव फॉर्म होगी तो फिर सेल चेक कैसे होगी, है ना। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जब यहाँ पे इनएक्टिव फॉर्म बनेगी तो सेल चेक कैसे होगी, तो सेल चेक तो एक्टिव फॉर्म से होती है। तो कुछ समय बाद क्या होगा कि इससे जो एक फॉस्फेट है, एक फॉस्फेट हट जाएगा, ठीक है। एक फॉस्फेट हटने से ये किसमें बदल जाएगी, फिर इसी में बदल जाएगी, एंजाइम प्रोटीन कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे मैंने इसको आगे दिखाया है कि यानी कि एंजाइम फॉस्फेट बन गया, है ना, कॉम्प्लेक्स बन गया, यानी एक फॉस्फेट इससे रिमूव हो गया, है ना। तो मैंने दिखाऊं इस पे यहाँ पे कि 1 फॉस्फेट पार्टिकल रिमूव्ड, नहीं देखो यहाँ पे लिखा रखा है, यहाँ पे लिख रखा है, ये लिखा है कि 1 फॉस्फेट रिमूव, है ना। अब ये कैसी फॉर्म है, ये इनएक्टिव फॉर्म है, यानी कि इसमें 2 फॉस्फेट जुड़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स तो है ये, बट इसमें क्या है, 2 फॉस्फेट जुड़ रहे हैं, तो एक ऐसी फॉर्म है, इनएक्टिव फॉर्म है। तो फिर क्या होगा कुछ समय बाद, यानी 1 फॉस्फेट रिमूव्स, यानी एक फॉस्फेट इससे हटता है, हटने के बाद फिर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एक्टिव फॉर्म में हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट होगा ये, एक्टिव फॉर्म। एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये एक्टिव फॉर्म क्या है, ये भी एंजाइम फॉस्फेट कॉम्प्लेक्स था, और ये भी एंजाइम फॉस्फेट प्लस प्रोटीन, एंजाइम फॉस्फेट प्लस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स था। ये फिर ये वाला कॉम्प्लेक्स है जो जब सेल G2 से M फेज में जाएगी तब इसको चेक करने का काम ये करेगा। जैसे ही ये सही होगी, यानी कि डिवीजन के लिए क्या होगी, डिवीजन के लिए एकदम प्रिपेयर होगी, देन तब एक किसमें पास हो जाएगी, M फेज में पास हो जाएगी। और M फेज में पास होने से सबसे पहले क्या होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, आफ्टर दिस साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, और इस तरीके से पूरी सेल डिवाइड 2 पार्ट में हो जाएगी, ठीक है। यानी कि फिर इससे क्या होगा, यानी कि 1 सेल डिवाइडेड इनटू 2 न्यू डॉटर सेल, है ना। तो ये सिस्टम होता है कि 2। तो ATP से क्या हुआ, ATP से यानी कि ATP पार्टिकल इसने यूज किया है, किसने यूज किया है, इस वाले पार्टिकल ने। इसका मतलब क्या है, यानी कि साइक्लिन प्रोटीन है ना। तो आगे क्या है, यानी कि आफ्टर सम टाइम वन फॉस्फेट removes from protein enzyme complex प्रोटीन एंजाइम कॉम्प्लेक्स, यानी प्रोटीन एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो है ना, एंड कन्वर्ट्स इनटू एक्टिव फॉर्म। ठीक है, ये इसकी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। अब एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होने से क्या है कि ये फिर यानी कि G2 से किस में पास हो जाएगी, M फेज में पास हो जाएगी, और इस तरीके से सेल डिवीजन चलता रहेगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।